तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पिल टू स्किल में। तो नाज़रीन हजरात, आज जो लेक्चर है, जिस मौजू पे हम आज बात करने वाले हैं वो है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। आज इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं क्या, ये ब्लॉकर्स गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जो हैं किस पे काम करते हैं, क्या इनका इंडिकेशंस है, फार्माकोलॉजिकल यूज़ क्या है, ये सब चीज़ें आज हम इस लेक्चर के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। हाँ जी, ये रहा। चलो, तो देखो भाई साहब, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, वाइट गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी। वो क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो जी, अब जैसा कि हमें पता है कि एसिटाइल कोलिन, जिसके ऊपर हमने बहुत तवील चर्चा करी है, बहुत देर तक हमने इस पर बात करी, काफ़ी सारे लेक्चर्स इस पर बन चुके हैं। तो जैसे कि जो एसिटाइल कोलिन है, ये हमें पता है इनके दो रिसेप्टर्स होते हैं। एसिटाइल कोलिन के दो रिसेप्टर्स होते हैं, एक का नाम है मुस्कैरिनिक रिसेप्टर और एक का नाम है निकोटिनिक रिसेप्टर। एक का नाम है मुस्कैरिनिक रिसेप्टर और दूसरे का नाम है निकोटिनिक रिसेप्टर। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हमने ये भी देखा है कि जो मुस्कैरिनिक रिसेप्टर्स हैं हमारे बॉडी में, ये 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स, M1, M2, M3, M4, M5 ये होते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, अगर आपको याद हो माजी यानी कि पास्ट में, अगर आपको याद हो, आपने लेक्चर्स देखे हो, तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी हमारी बॉडी में 2 टाइप के होते हैं, NN एंड M, निकोटिनिक न्यूरोलर, निकोटिनिक मस्कुलर। ये 2 टाइप के निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो एसिटाइल कोलिन है, ये इन दोनों रिसेप्टर से बाइंड करता है। ये मुस्कैरिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर, ये दोनों रिसेप्टर से बाइंड करता है। लेकिन कुछ ड्रग हमने ये भी देखे हैं, जैसे पीलोकार्पिन और बेथानेकोल। जैसे पीलोकार्पिन और बेथानेकोल, ये दो ड्रग जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्कैरिनिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, ठीक है। एसिटाइल कोलिन जो है इन दोनों रिसेप्टर से बाइंड करेगा, मुस्कैरिनिक रिसेप्टर से भी बाइंड करेगा, निकोटिनिक रिसेप्टर से भी बाइंड करेगा। और पीलोकार्पिन और बेथानिकोल जो है, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्कैरिनिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। और जो निकोटीन है, ये सिर्फ और सिर्फ निकोटीन रिसेप्टर से बाइंड करता है। इतना समझ में आ रहा है? अभी बेसिकली एक जो कहानी जब शुरुआत होती है, तो उससे पहले एक बैकग्राउंड सेटअप करना होता है, तो ये बैकग्राउंड में ये बना रहा हूँ अभी। तो अभी ध्यान से सुनते जाओ सभी लोग कि जो निकोटीन है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद एक नया पेज में ले लेता हूं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जैसे कोलिनर्जिक ड्रग्स के 2 रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कोलिनर्जिक ड्रग्स के भी 2 रिसेप्टर्स होते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स 2 रिसेप्टर्स होते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के। वैसे ही एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, क्योंकि इसके अपोजिट काम करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स अपोजिट काम करते हैं इनके, तो इनके भी 2 रिसेप्टर्स होंगे, जो कि दोनों के रिसेप्टर सेम होंगे, मुस्कैरिनिक और निकोटिनिक। जिसमें से हमने अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि कुछ ड्रग्स जो होते हैं सिर्फ मुस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं, जिसको हम कहते हैं एंटी मुस्कैरिनिक ड्रग्स, ओनली मुस्कैरिनिक रिसेप्टर्स।
और कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो सिर्फ निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटी निकोटिनिक ड्रग्स। ध्यान से सुनते जाना, धीरे धीरे सब समझ में आने वाला है, कहानी में एंट्री लेने वाले हम कि कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो सिर्फ निकोटिन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, जिसे हम कहते हैं एंटी निकोटिनिक ड्रग्स। एंटी निकोटिनिक ड्रग्स। और इन एंटी निकोटिनिक ड्रग्स के दो टाइप होते हैं, कि दो तरीके के एंटी निकोटिनिक ड्रग्स होते हैं जो बाइंड करते हैं सिर्फ निकोटिनिक रिसेप्टर से। दो तरीके के होते हैं, जिसमें से एक होता है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। और दूसरा होता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। एक है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, दूसरा है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। तो जो हमारा सवाल था कि भाई गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स है क्या, तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जो है कैटेगरी है, एक टाइप है एंटी निकोटिनिक ड्रग्स की, जो कि एक टाइप है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की। आप समझ रहे हैं हायरार्की क्या है, कि कोलिनर्जिक ड्रग्स एक बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर आते हैं एंटी निकोटिनिक ड्रग्स, एंटी मुस्काइन ड्रग्स भी आते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एंटी निकोटिनिक ड्रग्स के नाम लूंगा, और जिसके अंदर आपके आते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के बारे में भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल इस लेक्चर में हम और सिर्फ जो कंसीडर करने वाले हैं वो है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। तो ये बात अब समझ में आ गई है कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जो है एक सब टाइप है एंटी निकोटिनिक ड्रग्स का, जो कि एक सब टाइप है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का। और ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स होते हैं, ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे। और ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एन और एन एन होते हैं निकोटिनिक निकोटिनिक न्यूरोनल, और एम होते हैं निकोटिनिक मस्कुलर, निकोटिनिक मस्कुलर। ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है एन और एक होता है एन एन होता है निकोटिनिक न्यूरोनल और एम होता है निकोटिनिक मस्कुलर। जैसे कि ये हम देख सकते हैं, ये देखिए एन एम निकोटिनिक न्यूरोनल निकोटिनिक मस्कुलर। इनकी लोकेशंस देखें, अगर हम इनकी लोकेशन देखें कि निकोटिनिक न्यूरोनल जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं आपके ऑटोनोमिक गैंग्लिया। क्या होता है, कैसे होता है, आगे बताने वाला हूँ। ऑटोनोमिक गैंग्लिया, दूसरा सीएनएस, तीसरा एड्रिनल मेडुला। तीन जगह है जहाँ पे ये निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ऑटोनोमिक गैंग्लिया जो एएनएस का पार्ट है, दूसरा होता है आपका सीएनएस, और एक होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर का जो पार्ट होता है, बी सेंटर पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के, एक होता है आउटर कॉर्टेक्स और अंदर का होता है मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला में एन रिसेप्टर्स, ये बात समझ में आ गई। और एम जो रिसेप्टर्स हैं, एन तो आपके एएनएस सीएनएस और एड्रिनल मेडुला में आ गई। जो एम रिसेप्टर्स हैं वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मसल्स और उसके प्रेसिडिंग नर्व जो उस मसल में जा रही है उसके बीच का जंक्शन। ये देखो मैं डायग्रामेटिक दिखाता हूँ, ये आपकी नर्व आई और ये एक आपका मसल है, तो ये जो जगह है, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये मैं इसको शेड कर देता हूँ। लेट मी टेक अ पिंक कलर, पिंक दिस, इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। काम क्या होता है, जो एन रिसेप्टर्स हैं वो सिग्नल ट्रांसफर करते हैं प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक तक, प्री गैंग्लियोनिक से पोस्ट गैंग्लियोनिक तक वो सिग्नल ट्रांसफर करते हैं, जस्ट लाइक अ डिलीवरी बॉय, जस्ट लाइक अ डिलीवरी पर्सन जो डिलीवर कर देता, सिग्नल डिलीवर कर देता है प्री गैंग्लियोनिक से पोस्ट गैंग्लियोनिक तक। और जो एनएम है वो स्केलेटन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प।
स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। बात समझ में आई? बिना, अब ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स होते क्या है, तो बिना देरी करे फटाफट शुरू करते हैं हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स के बारे में। यहाँ पे हम सही से लिखने वाले हैं। ये जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं, सबसे पहली चीज इन गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स के लिए जो हमें पता होनी चाहिए वो है लोकेशन। जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं, ये लोकेशन क्या है। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जो हैं वो मिलते कहाँ हैं। हमने अभी तक सिर्फ यही बताया, क्लासिफिकेशन बताई है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स की। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जो है एक सब टाइप है एंटी निकोटिनिक ड्रग्स का, जो कि सब टाइप है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। और उसके अभी तक हमने रिसेप्टर्स के बारे में बता दिए, एन और एम। लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं वो मिलते कहाँ हैं। तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जो हैं वो आपके मिलते हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, क्या फिर हम कह सकते हैं ये मिलते हैं आपके गैंग्लियंस में। गैंग्लियंस में ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, या फिर ये मिलते हैं आपके गैंग्लियंस में। अगर मैं आपसे पूछूं कि गैंग्लियंस क्या होते हैं, तो आप मुझे ये जवाब देंगे कि गैंग्लियंस जो हैं वो बेसिकली कलेक्शन होती है। एक कलेक्शन होता है, एक झुंड होता है किसका, न्यूरोनल सेल बॉडीज। एक न्यूरॉन होता है, ये यू कैन सी दिस, ये इस डायग्राम में ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेट मी जूम इट। तो इसको मैं जूम करूंगा, रुकिए मैं जूम करता हूँ। ये ये देखिए, अरे चलो चलो चलो, कैसे चाहते हैं। हाँ, ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये देखिए, ये जो आपको ये न्यूरॉन है पूरा, और इस न्यूरॉन का ये जो हिस्सा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन की सेल बॉडी। इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन की सेल बॉडी। तो गैंग्लियन जो है बेसिकली कलेक्शन होता है न्यूरोनल सेल बॉडीज का, ठीक है। इसको उसको हम कहते हैं गैंग्लियन। हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग गैंग्लियंस होते हैं, सब मैंडिबुलर, ओटिक, वो एनाटॉमी का पार्ट है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये गैंग्लियन जो है ये बेसिकली एक रिले स्टेशन होता है। रिले का मतलब पता है ना, रिले स्टेशन, एक जगह से चीज आई दूसरी जगह को, सिग्नल आया एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को दे दिया। इट जस्ट एक्ट लाइक अ रिले स्टेशन, ठीक है। एक रिले स्टेशन होता है जहां पे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स से सिग्नल जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स तक जाता है। कहां तक जाता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स तक जाता है। बात समझ में आई? और यहीं पर इन्हीं गैंग्लियंस में प्रेजेंट होते हैं एन रिसेप्टर्स। इन्हीं गैंग्लियंस में प्रेजेंट होते हैं आपके एन रिसेप्टर्स, ठीक है। अब ये जो गैंग्लियन है ये हमारे बॉडी के दो सिस्टम से, आपको पता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। दो सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के, एक होते हैं सिंपैथेटिक, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक्स। ये दोनों सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। दोनों सिस्टम पे अपना अपना जो है वो इफेक्ट डालते हैं। गैंग्लियन जो है दोनों सिम्टम्स पे दोनों सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। अब चूंकि ये ड्रग्स जो हैं ये एन रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, और ये एन रिसेप्टर जो है गैंग्लियन में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इनका नाम जो है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स रख दिया गया है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि गैंग्लियंस में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से सिग्नल्स आते हैं ब्रेन से, और पोस्ट गैंग्लियोनिक को दे दिए जाते हैं, जो कि लेके जाते हैं सिग्नल्स को इफेक्टर मसल ऑर्गन तक। तो जब ये ड्रग्स
गैंग्लियन में प्रेजेंट इन एन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, एन रिसेप्टर से बाइंड करके इनको इनहिबिट करेंगे। तो जो ब्रेन से हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स में, वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स को नहीं दे सकते, वो ट्रांसमिट नहीं होंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में, और इस तरीके से नर्व इंपल्स जो सिग्नल आ रहा है वो रुक जाता है। और इनको हम नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकेड भी कहते हैं। नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकेड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों सिस्टम पे एक्ट करता है। ये सिंपैथेटिक सिस्टम पे भी एक्ट करता है, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे भी एक्ट करता है, दोनों सिस्टम पे एक्ट करता है, तो इसलिए इसको नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकेड भी कह दिया जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आपकी नजर करम जो है, उससे पहले ये देखिए जरा इस पहले ये देखिए कि ड्रग, ये मैंने सब लिख रखा है कि ड्रग जो है निकोटिनिक रिसेप्टर, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, बहुत पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, एनएन रिसेप्टर पे ऐड करते हैं, जो कि लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। सोडियम ऐसे रंग में जाता है, सोडियम अंदर आता है, फिजियोलॉजी का पार्ट है वो, ठीक है जी। डीपोलराइजेशन, ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स ब्लॉक, नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकेड होता है, ठीक है, दोनों सिस्टम पे ऐड करता है। अब इस पर कौन सा इफेक्ट डालेगा, कैसे इफेक्ट डालेगा, वो भी हम आगे बताएंगे। तो अब मैं चाहता हूं आपके नजर हाँ, अब देखिए जरा, अब मैंने आपको बताया, कुछ चीजें बताई थी, मतलब एक बात कही थी आपसे कि ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे ये एक्ट करता है। गैंग्लियनिक ब्लॉकर्स जो है ऑटोनोमिक गैंग्लिया में काम करते हैं। तो ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया है क्या? देखो जो हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट्स होते हैं। इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट्स होते हैं, एक है प्री गैंग्लियोनिक, दूसरा है ऑटोनोमिक गैंग्लिया और तीसरा है पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो इन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं, एक है प्री गैंग्लियोनिक, एक है ऑटोनोमिक गैंग्लिया और दूसरा है पोस्ट गैंग्लियोनिक, पीजी, पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट लिखते, जगह नहीं है। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर में सीएनएस इंपल्स आता है, सिग्नल्स आते हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में रिले करते हैं और पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स को दे दिए जाते हैं। ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं ये हमेशा एसिटाइल कोलिन रिलीज करेंगे। अब क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी मेन इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको क्या कोर्स बताया, कोर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टेड ऑर्गन। मैंने क्या बताया कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से इंपल्स आया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में रिले किया, पोस्ट गैंग्लियोनिक को दे दिया गया। जब नर्व, प्री गैंग्लियोनिक नर्व जब ऑटोनोमिक गैंग्लिया के पास है, उसने रिलीज किया एसिटाइल कोलिन। ऑटोनोमिक गैंग्लिया में होता है एन रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर जो है एसिटाइल कोलिन से बाइंड करता है। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, ये देखिए कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, ये देखिए कहाँ गया, एसिटाइल कोलिन के दो रिसेप्टर्स होते हैं। हाँ, एसिटाइल कोलिन के दो रिसेप्टर्स होते हैं, मुस्कैनिक, निकोटिनिक, यानी मुस्कैनिक रिसेप्टर से भी एसिटाइल बाइंड करेगा और निकोटिनिक से भी एसिटाइल बाइंड करेगा। एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, निकोटिनिक से बाइंड किया, बाइंड करने के बाद सिंगल ट्रांसफर हो गया पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में, इफेक्टर मसल तक चला गया। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जब इसको इनहिबिट कर देगा, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जब इसको इनहिबिट कर देंगे, इसको मैं रेड से शो कर दूं, रेड से इसको कर दिया इनहिबिट, तो क्या एसिटाइल कोलिन बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या नर्व इंपल्स आगे ट्रांसफर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या वो जो सिग्नल जो भेजा गया है, सीएनएस ने जो सिग्नल भेजा है उस इफेक्टर ऑर्गन के लिए, उस इफेक्टर
ग्लैंड के लिए, क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स काम करते हैं। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे एनए रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जिससे एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं करता है और लव जो है इंपल्स जो है आगे ट्रांसमिट नहीं होता। अब चूंकि ये एनए रिसेप्टर्स दोनों सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, तो ये दोनों इफेक्ट शो करते हैं। मतलब ये दोनों मतलब कोई सिलेक्टिव नहीं है, ये नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकेट का नाम है इसका। आप समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, तो ये एनएस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, पोस्ट गैंग्लियोनिक। और जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया होता है, ये रिले स्टेशन होता है जहां से सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑटोनॉमिक गैंग्लिया ऑटोनॉमिक ब्लॉकर्स होते क्या है, कैसे काम करते हैं, कहाँ पे इनकी लोकेशन है, ये सब कुछ, और कैसे ये कोलिनर्जिक ड्रग से मुख्तलिफ है। एक बार मैं आपके जहन में फिर डाल देना चाहता हूँ कि ऑटोनॉमिक गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, सॉरी, जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं ये भी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के ही टाइप है। ठीक है, अब हम जरा, हाँ ये देखिए, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया है सोमैटिक, एएनएस में 2 न्यूरॉन चेन होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक हमेशा एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में टर्मिनेट करेगा। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया रिले स्टेशन है, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट में मीट करता है, निकोटिन रिसेप्टर्स होते हैं एसिटाइल सेंसिटिव, एसिटाइलकोलिन सेंसिटिव होते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक में गैंग्लियन के बाद शुरू हो जाता है, टारगेट ऑर्गन जाता है। कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर इससे रिलीज, अच्छा अब कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से रिलीज करेगा, डिपेंड करता है कि ये किस सिस्टम को सप्लाई कर रहा है, या सिंपैथेटिक सिस्टम को सप्लाई कर रहा है या पैरासिम्पैथेटिक को सप्लाई कर रहा है। अगर पैरासिम्पैथेटिक को सप्लाई करता है तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, मुस्कान रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। और अगर सिंपैथेटिक को सप्लाई कर रहा है तो नॉर एड्रेनलिन रिलीज होगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं भैया। अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अब हम ज़रा इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। और चूंकि इनकी ड्रग्स के नाम जो है, इनकी क्लासिफिकेशन थोड़ा याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो उसकी एक ट्रिक भी बनाई है, वो ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी आसानी होगी। और 3-4 बार इस क्लासिफिकेशन को हाथ से लिख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा याद हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। जो आपके गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स होते हैं, वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। वो आपके 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। दे आर डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स आर डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज। पहला है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, फिर आपको बाद में इसकी ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की। तो पहला क्लासिफिकेशन ध्यान से देखिए। तो पहला है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। दूसरा है आपका सेकेंडरी और दूसरा है आपका सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस। दूसरा है सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन। तीसरा है मोनोसल्फोनियम कंपाउंड, मोनोसल्फोनियम कंपाउंड। और चौथी कैटेगरी है वो है परसिस्टेंट डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स, परसिस्टेंट डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। इस क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स में 2 ड्रग्स आते हैं। जो पहला है वो है हेक्सा मिथोनियम। ठीक है, इस क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड में ड्रग्स आते हैं, हेक्सा मिथोनियम। सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस में अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस में, तो उसमें आपके आते हैं पिम्पेरिडीन। सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस में आता है पिम्पेरिडीन। इसमें आता है मिकालामाइन, कैमसिलिकेट, सॉरी कैमसिलेट, मिकालामाइन, कैमसिलेट। और परसिस्टेंट डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में जैसे आ जाते हैं आपके निकोटीन।
ये देखिए आगे लिखा हुआ है सब कुछ कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, जिसमें आता है आपका हेक्सामिथोनियम एंड पेंटोलियम आपका आता है पेंटोलिनियम। तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड में आपके दो ड्रग्स आ गए, एक है हेक्सामिथोनियम, दूसरा है पेंटोलिनियम। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में मेकालामाइन पेम्पिडीन, अच्छा सॉरी सॉरी इधर शायद गलत लिख दिया मैंने, ये अलग आएगा, रुक जाओ। मिकालामाइन एंड पेम्पिडीन। तो सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस में आपका आता है मिकालामाइन और पेम्पिडीन। मोनोसल्फेट कंपाउंड्स में आता है ट्राइमेथाफन, कैम्सिलेट और पर्सिस्टेंट डीपोलराइजिंग एजेंट ब्लॉकेट जैसे निकोटीन। इसकी अब ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, वो है क्यू 23S लगाना है, एस डेसिबल, क्यों 23S डेसिबल। क्यों से आता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, 23S सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन, एस से मोनोसल्फोनियम, मोनोसल्फोनियम सल्फर है ना सल्फर, तो मोनोसल्फोनियम कंपाउंड, और डी से आता है परसिस्टेंट डीपोलराइजिंग ब्लॉकेट। फिर इसके बाद आपको एक सेंटेंस पे ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सी बस सेंटेंस है क्वीन हैज प्रिटी मेकअप देंच नाचे। क्वीन हैज प्रिटी मेकअप देंच, TNENC देंच नाचे। क्यू से क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, हैज से हेक्सामिथोनियम, पी से पेंटोलिनियम, एच से हेक्सामिथोनियम, पी से पेंटोलिनियम। अब फिर आ गए सेकेंड टर्शरी में आ गए, तो ये दो है, सेकेंडरी और टर्शरी आ गए। सेकेंडरी और टर्शरी में एम से आता है मिकालामाइन और पी से आता है पिम्पिडीन, मिकालामाइन पिम्पिडीन। एस से सल्फोनियम कंपाउंड, जिससे आता है ट्राइमेथाफन एंड कैम्सिलेट, और डी से आएगा आपका निकोटीन। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, इससे आपको इसको याद करने में आसानी होगी। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं भाई इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। उससे पहले न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की जो हम आगे बढ़ने वाले हैं, तब भी इसी क्लासिफिकेशन याद कर लेते हैं कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो है ये आपके दो कैटेगरीज में हैं, डी एंड नॉन डी, यानी डिपोलराइजिंग एंड नॉन डिपोलराइजिंग। डिपोलराइजिंग में सक्सिनाइल और नॉन क्या होगा, हाँ, डिपोलराइजिंग में सक्सिनाइल डिपोलराइजिंग में सक्सिनाइल और नॉन डिपोलराइजिंग में दो पार्ट्स आते हैं, एक होता है शॉर्ट एक्टिंग यानी इंटरमीडिएट एक्टिंग, और एक होता है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में आता है पेनक्यूरोनियम और शॉर्ट एक्टिंग में आता है वैनकोन्यूरियम। पेनक्यूरोनियम, पेनक्यूरोनियम, और शॉर्ट एक्टिंग में आता है वैनकोन्यूरियम। ठीक है जी, चलिए तो अब शुरुआत करते हैं इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को पढ़ने की। इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हम देखने वाले हैं, और इसको याद करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इधर, ये देखिए एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट्स याद हैं आपको? जो जो इफेक्ट्स एसिटाइल कोलिन के होंगे उस ऑर्गन, उस ग्लैंड में या फिर उस वेसल्स में, उसका अपोजिट इफेक्ट शो करना, सिंपल एज दैट। एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट्स जो है पिछले लेक्चर्स में मैंने बता रखे। आगे आने वाले टाइम में एक कंबाइंड वन शॉट पूरा कोलिनर्जिक ड्रग्स का जितने भी पार्ट्स में लेक्चर सबको कंबाइन करके एक वन शॉट लेक्चर बनेगा। उसमें आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, वॉइस क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। तो जो एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट्स हैं उसी के अपोजिट इफेक्ट्स दिखाएगा आपका गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। तो इसी में हम बात करते हैं, अगर आर्टरीज की बात करते हैं तो एसिटाइल कोलिन जो है, एसिटाइल कोलिन वो
कौन सा ब्लैक ले लेता हूँ, हाँ। एसिटाइल कोलिन जो है वो आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, आर्टरी वो आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। एसिटाइल कोलिन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, जो शॉर्ट में जीबी की हम बात कर लेते हैं, तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जो है इसको डायलेट कराएगा, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर जो है इसको डायलेट कराएगा। वीन्स में, ये वीन्स है, एसिटाइलकोलिन वीन्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, तो जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स है वो वीन्स को भी डायलेट कराएंगे। हार्ट में एसिटाइलकोलिन ब्रैडिकार्डिया कॉज करता है, तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जो है टैकीकार्डिया कॉज करेगा। आई में प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, एसिटाइलकोलिन जो है आई में प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, तो जो आपका गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स है वो प्यूपिल का डायलेशन कराएगा, प्यूपिल डायलेशन, प्यूपिल को प्यूपिल का साइज बड़ा कर देगा, प्यूपिल डायलेशन गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। उसी हिसाब से जो सीलियरी मसल्स हैं, सीलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी, और सॉरी सीलियरी मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, एसिटाइलकोलिन सीलियरी मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो वहीं सीलियरी मसल्स को जो है रिलैक्स किया जाएगा, सीलियरी मसल्स को रिलैक्स किया जाएगा बाय गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। उसी तरह जीआईटी की मोटिलिटी की हम बात करते हैं, तो एसिटाइलकोलिन जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज करती है, एसिटाइलकोलिन तो ये डिक्रीज कर देगा जीआईटी की मोटिलिटी को। यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं, तो एसिटाइलकोलिन जो है यूरिनरी ब्लैडर्स की जो स्मूथ मसल्स हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, यूरिनेशन कराता है, मिस्चुरेशन का प्रोसेस को अंजाम देता है। कॉन्ट्रैक्ट कराता है कौन, एसिटाइलकोलिन मिस्चुरेशन प्रोसेस को अंजाम देता है। वहीं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जो है इसको रिलैक्स कराएगा, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जो है यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कराएगा, यूरिनरी रिटेंशन कराएगा। स्वेट ग्लैंड्स की बात करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स में स्वेट सिक्रीशन इंक्रीज कराता है एसिटाइलकोलिन, तो डिक्रीज कराएगा आपका गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। सीएनएस में ये बैलेंस इफेक्ट शो करता है, लेकिन तब भी कोमा सीजर्स कोमा ट्रेमर्स हेलुसिनेशंस ये सब कॉज होता है, बैलेंस इफेक्ट है लेकिन सीएनएस में, ठीक है जी। तो ये एक पूरा चार्ट है आपके सामने, जिसमें यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम है, डोमिनेटिंग टोन मतलब एसिटाइलकोलिन का क्या एक्शन है मैं यहाँ लिख देता हूँ, मतलब क्या डोमिनेंट टोन है, सिंपैथेटिक सिस्टम से है या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के इफेक्ट में है, तो वो चीज़ है, ठीक है जी। और इफेक्ट ऑफ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर का क्या इफेक्ट है, तो आर्टेरियल सिंपैथेटिक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, जीबी क्या करेगा, डायलेशन। वैसे वीन में भी कॉन्स्ट्रिक्टर, जीबी क्या करेगा, डायलेशन। हार्ट में पैरासिम्पैथेटिक है, ब्रैडिकार्डिया, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर क्या कराएगा, टैकीकार्डिया। प्यूपिल डायलेशन, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, एसिटाइलकोलिन डायलेट, जीबी, सिलरी मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, रिलैक्स, साइक्लोप्लेजिया हो जाता है। जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज करता है, जीबी डिक्रीज करता है। ब्लैडर में स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है स्मूथ मसल को, ये रिलैक्स करता है, यूरिनरी रिटेंशन होता है। स्वेट में सिक्रीशन इंक्रीज करेगा स्वेट का, और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर जो है स्वेट सिक्रीशन कम कर देगा, नो स्वेटिंग कॉज करेगा, जिसको हम बोलते हैं एनहाइड्रोसिस, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और नीचे देखें भैया, सीएनएस में देखो बैलेंस जो है मेंटेन है, सीएनएस में बैलेंस मेंटेन है। और जो लिपिड सॉल्युबल से मेलामाइन जो है सेडेशन, कंफ्यूजन, ट्रेमर्स ये सब कॉज कर सकता है। मैंने सर पीछे है ना आपको वो कह दिया था, हेलुसिनेशन कह दिया, तो हेलुसिनेशन नहीं है, सेडेशन है, कंफ्यूजन है, ट्रेमर्स हैं, ठीक है, कन्वुल्जन है। कन्वुल्जन्स की जगह गलती से हेलुसिनेशन कह दिया, आप ध्यान रखिएगा कि सीएनएस में सेडेशन है, मेंटल कन्फ्यूजन है, ट्रेमर्स हैं और कन्वुल्जन्स हैं, सेडेशन, कन्फ्यूजन, ट्रेमर्स, कन्वुल्जन्स, ठीक है जी। चलिए
अब हम बात करते हैं इंडिकेशंस की, हम बात कर लेते हैं ज़रा इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो इंडिकेशंस से पहले एक चीज़ है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। एक बात है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। बात यह है कि आजकल इन गैंग्रेनिक ब्लॉकर्स के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। इनका कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, कोई इनको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये बस ऐसे किताबों में पढ़े हैं। लेकिन उसके रीजंस हैं और वैलिड रीजंस हैं, क्यों, वाई। अब इस्तेमाल नहीं करता, काफ़ी गलत चीज़ हो जाएगी, तो हम लिखेंगे वाई। हम लिखेंगे वाई गैंग्रेनिक ब्लॉकर्स आर रियली यूज्ड नाउडेज। कि गैंग्रेनिक ब्लॉकर्स जो हैं आजकल कम इस्तेमाल क्यों होते हैं। तो उसमें सबसे पहला रीज़न जो होगा, जो बहुत ही वैलिड रीज़न है और जिसको मैं बोलूंगा ही और आप समझ जाएंगे, वो है लैक ऑफ सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी नहीं है, दोनों सिस्टम पे ऐड करेगा, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक दोनों सिस्टम पे ऐड करेगा, कोई सिलेक्टिविटी नहीं है। दूसरा, साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा है, भर भर के, तो ये दोनों सिस्टम पे ऐड कर रहा है तो भर भर के एडवर्स इफेक्ट है। तीसरा, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि टॉक्सिक डोज समझ में आ गया, टॉक्सिक डोज और थेराप्यूटिक डोज, टॉक्सिक डोज और थेराप्यूटिक डोज, टॉक्सिक डोज और थेराप्यूटिक डोज में डिफरेंस बहुत कम है, पर डोज का मेजरमेंट है। तो थेराप्यूटिक डोज और टॉक्सिक डोज के बीच में जो गैप है, जो मेजर मेजर गैप है, वो बहुत ही कम है, इट्स वेरी लेस। इसकी वजह से नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, मेजर गैप। ठीक है जी। तो पहला लैक ऑफ सिलेक्टिविटी, दूसरा साइड इफेक्ट, तीसरा नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, चौथा एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस, एक्सपेरिमेंटल पर्पस। ये ड्रग आजकल सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ रीजंस हैं क्यों गैंग्रेनिक ब्लॉकर्स के ड्रग्स हैं, जो बिटामिटाफन, कैम्सिलेट, ये जो भी आपने क्लासिफिकेशन पूरी पढ़ी है, याद है ना, क्या है, Q23, Q23S रेसिबल, क्यों, क्या हो गया। हम्म तो ये कुछ रीजंस हैं। अब चलते हैं आगे। तो ट्राइमेथाफन की देख लेते हैं। ट्राइमेथाफन आपके हाइपरटेंशन, इमरजेंसीज, बीपी रैपिड कंट्रोल करता है, लेकिन रेयरली यूज हो गया है। क्यों, क्योंकि इसकी जगह पे हम नाइट्रोप्रोसोलाइड इस्तेमाल करने लगे हैं। और वही हाइपोटेंशन में भी कम इस्तेमाल होता है, एक्यूट डायसेक्टिंग एयोर्टिक एनोरिज्म में भी कम होता है, और सीवियर हाइपरटेंशन में भी कम हो गया इसका इस्तेमाल। एडवर्स इफेक्ट की देख लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होते हैं। क्यों होता है एडवर्स इफेक्ट, लॉस ऑफ डोमिनेंट टोन, इसमें लिखा है लॉस ऑफ डोमिनेंट टोन। हमने बोला एसिटाइल कोलिन उस ऑर्गन, उस ग्लैंड, उस वेसल पे जो इफेक्ट नॉर्मल कंडीशन पे शो कर रही है, वो उसका डोमिनेंट टोन है। तो लॉस ऑफ डोमिनेंट टोन इज इक्वल टू माई सेंटेंस एसिटाइल कोलिन का
पॉजिटिव इफेक्ट। कौन कौन से? हाइपोटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी टेंशन, माइडियासिस, ड्राई माउथ। और लिपिड सॉल्युबल जो होते हैं, लिपिड सॉल्युबल ब्लड ब्रेन के बैरियर जो है क्रॉस हो जाता है, सीएनएस इफेक्ट। वही सवाल आगे कि वाई, क्यों गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स रियली यूज होते हैं? पहला सिलेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत सारे अनवांटेड इफेक्ट्स आते हैं, हाइपरटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन, ये सब चीज़ें। दूसरा सीवियर एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी टेंशन, साइक्लोप्लेजिया, डायमा, साइनस प्रॉब्लम। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा जो थोड़ा थोड़ा जो है फार्माकोलॉजी में नहीं आता, लेकिन आपको समझना ज़रूरी, बहुत छोटी सी बात है जिसको मैं बहुत ही कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि एक कंडीशन है जिसे हम ये कंडीशन लिखी है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। ऑर्थोस्टैटिक, ऑर्थोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? ऑर्थो मतलब बोन्स, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी। ऑर्थो का मतलब तो बोन्स ही होता है सामान्य, प्लस स्टैटिक, बोन्स प्लस स्टैटिक। मतलब ये है कि सपोज जब अगर हम लेटे हुए होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, लेटे हुए होते हैं, और अचानक से हम खड़े हो गए, ये हम हैं, ये ऐसे लेटे हुए हैं, इसके बाद अचानक से हम खड़े हो गए, तो अमूमन कंडीशंस में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही एकदम हम खड़े होते हैं, हम लेटे हुए, यहाँ हमारी वीन्स डायलेटेड है, वीन्स डायलेटेड है, ब्लड फ्लो कम है, हार्ट की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो जो है कम है, हम एकदम खड़े हो गए। तो जब हम एकदम खड़े होते हैं तो ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ कम है, और वीन्स में आपको पहले से पता है कि वीन्स में वॉल्स होते हैं और कुछ वीन्स में तो वॉल्स भी नहीं होते हैं, और उसमें ब्लड प्रेशर भी कम रहता है। तो हमारी बॉडी एसिटाइल कोलिन रिलीज करती है जो वीन्स में जाकर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। एसिटाइल कोलिन वीन्स में ऐड करा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड फ्लो बढ़ गया। लेकिन जब हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हमने दे रखे हैं, वीन्स डायलेटेड हैं, लेट के एकदम खड़े हो गए, ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं हुआ, so that is ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, सिंपल। बेटर ऑल्टरनेटिव मिल गए हाइपरटेंशन के लिए। अगर हम देखा जाए, हाइपरटेंशन के लिए देखा जाए तो डायूरेटिक्स, एसी इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल्स, है ना, इस ये ज़्यादा बेटर ड्रग्स है एज कम्पेयर टू गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। अच्छा, अब एक चीज़ मैं बात आपके दिमाग में आई होगी कि अभी तक मैंने हाइपरटेंशन का जिक्र नहीं करा, तो क्यों ये इनमें इस क्वेश्चन में क्यों हाइपरटेंशन और इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हाइपोटेंशन का इस्तेमाल हुआ है? इसका सिंपल सा रीज़न ये है, मैंने बता रखा है, एसिटाइल कोलिन आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, एसिटाइल कोलिन आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। जब आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि आपने पाइप टोटी में लगाया, आपने टोटी खोल दी, उससे पाइप से पानी निकल रहा है, ये आपकी टोटी है, ये आपने पाइप लगा दिया, और ये आपने ये पाइप लगा दिया, और ये यहां से पानी निकल रहा है। बाद में आपने इसके पाइप के मुंह को है ना दबा दिया, तो जब आपने इस पाइप के मुंह को इसने दबा दिया, आपने, ये ऐसा पाइप था, ये ऐसे दब गया, ये देखो छोटा सा पाइप हो गया, तो इसमें पाइप ज़्यादा प्रेशर से निकलने लगेगा। वही चीज़ है कि जब आर्टरीज दब गई, एसिटाइल कोलिन ने आर्टरी को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसलिए हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? ब्लड प्रेशर का इंक्रीज, तो हाइपरटेंशन। ठीक है, आगे चलो। नैरो थेरापेटिक इंडेक्स बता दिया, और एब्सोल्यूट है रूटीन थेरेपी। आज का रूटीन थेरेपी इस्तेमाल ही नहीं होता है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, करना ही करना होगा। और अगर कुछ ड्रग ना मिले, सिर्फ यही रखा हुआ है,
तो कंट्रोल हाइपरटेंशन शॉर्ट टर्म यूज के लिए बस। अगर कोई ड्रग मिला ही, नाइट्रोप्रोसाइड आपको मिला ही नहीं तब, ठीक है। अब उसमें से एक ड्रग की हम बात कर लेते हैं, मैकेलमाइन की हम बात कर लेते हैं फटाफट। इस लेक्चर को मैं समेट रहा हूँ क्योंकि इस ड्रग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है नहीं, तो आप फटाफट इसको निपटाते हैं कि ये गैंग्रीन ब्लॉकर्स हैं, एनएन रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा, कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में ही। आप मुंह से गोली खाते हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मुंह से गोली खाएंगे, पेट में जाके पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी। मेगलामाइन बता रखा, बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, सीनस में इफेक्ट करता है, किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट लाइन, इसको मैं मार्क करता हूँ विथ येलो का लिखा है, किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है, ये मार्कर, एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी इन अनचेंज्ड फॉर्म, किडनी से ऐसे ही निकल जाता है। और बाकी तो बताइए आपको, इनके सारे इफेक्ट है, हाइपोटेंशन, ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स हैं इसके। लॉन्ग टर्म यूज टॉलरेंस आ सकती है। फिर ट्राइमेथाफन, शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है, पेरिफेरल एक्शन है, सीएनएस में तो एक्शन करता ही नहीं, यानी जाता भी। इसका दूसरा नाम आर4नाट भी है। और हिस्टामिन रिलीजिंग प्रॉपर्टी है, ऐसे भी कंट्रोल करेगा एलर्जिक पेशेंट में, ध्यान से। ये इसकी हिस्टामिन रिलीजिंग प्रॉपर्टीज है। एलर्जी में जो हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज होता है वो हिस्टामिन होता है, जिससे आपकी स्नीजिंग, खांसी, जो भी अलग अलग सिस्टम्स होते हैं एलर्जी के, वो सब आते हैं। तो इसकी हिस्टामिन रिलीजिंग प्रॉपर्टी है। और ऑटोनॉमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया, क्या चीज है ये? देखो, स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी बॉडी में, पूरी वर्टेब्रल कॉलम में C1 से L2 तक, हाँ L2 या L3 तक स्पाइनल कॉर्ड रहती है। अब T1 से T12 तक हम देखा जाए स्पाइनल कॉर्ड रहती है। सपोज यहाँ पे आपकी इंजरी हो गई, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, और इंजरी भी ऐसे हुई T6 लेवल तक, T6 लेवल पे हड्डी टूट गई रीढ़ की, इंजरी हो गई। तो अब इसके नीचे भी तो आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड है पूरी, और उससे भी नर्व्स निकल रहे हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे जा रहे हैं T6 लेवल के नीचे से। तो अगर कोई स्टिमुलस इन नर्व्स में आता है, कोई स्टिमुलस इन नर्व्स में आता है, तो उसका एक्स्ट्रा एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स शो होगा, और उसी को हम ऑटोनॉमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया कहते हैं, उसी को हम ऑटोनॉमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया कहते हैं। तो थैंक यू, शुक्रिया, यहीं तक आज का लेक्चर था, और आज हमने इस गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स को पूरा कंप्लीट कर दिया है। आगे अगले कुछ लेक्चर्स में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बता के जाइए कैसा लगा आपको हमारा आज का लेक्चर। टिल देन पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए।